बार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है MS स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग जनरेटर के बारे में जानते हैं कि जनरेटर कैसे काम करता है और किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए, कोई भी जनरेटर चाहे AC हो या DC, वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी भी वैद्युत जनरेटर का मेन कार्य यही होता है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। अर्थात विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, लिख सकते हैं स्टार दे करके, कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह जो होता है वह माइकल फैराडे के माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अर्थात क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है और वह कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे टॉपिक देते हैं पहले, फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण
जिसके कारण यदि चालक का परिपथ पूर्ण हो तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। देखिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यह बतलाता है कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, जिसके कारण यदि चालक का परिपथ पूर्ण हो तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। देखिए, एक फिगर हम बनाते हैं। जैसे देखिए, एक चुंबक हो गया नॉर्थ पोल, और देखिए फिगर बना रहे हैं, नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल। चुंबक का 2 अक्ष हो गया और इसके अंदर एक चालक पदार्थ है जो कि रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार आकृति का है। उसको इसके अंदर लगा दिए और यहाँ पे एक स्लिप रिंग होता है, जिसकी सहायता से हम लोग करंट को बाहर किसी लोड को देते हैं। ठीक है, तो चुंबक का गुण क्या होता है कि इसका जो नॉर्थ पोल है वहाँ से चुंबकीय धाराएं जो होती है वह साउथ पोल की ओर गति करती हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र में जब ये चालक पदार्थ, ये जो चालक है इसको गति कराएंगे तो इस चालक के सिरों पर हमको विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर धारा की उत्पत्ति होती है, और उसी धारा को हम लोग बाहर स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग के सहायता से लोड पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये फैराडे का चुंबकीय सिद्धांत था, जिसके अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराया जाता है तो उस चालक के ऊपर विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और उसी विद्युत वाहक बल के माध्यम से जब वो परिपथ पूर्ण होता है किसी सर्किट से तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चालक पदार्थ है वह मैकेनिकल यानी यांत्रिक गति कर रहा है, जिसके कारण इस चुंबकीय रेखाएं जो गुजर रही हैं उसका छेदन हो रहा है। उसकी चुंबकीय रेखाओं के छेदन के कारण यहाँ पे जो चालक है उसके ऊपर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण और इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, चूँकि अब हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, तो कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे किसी भी जनरेटर में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए, अर्थात किसी भी जनरेटर में विद्युत शक्ति की प्राप्ति के लिए हमारे पास मुख्यतः तीन चीजों का होना अति आवश्यक
है। देखते हैं वो 3 चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी जनरेटर में विद्युत शक्ति की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। तो पहले नंबर पे है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वह, जैसे मैंने आपको फिगर से बताया कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए 2 पोल का होना जरूरी है, जिसको हम लोग N और S से दिखाते हैं, जिसके अंदर हम लोग चालक को घुमाते हैं। समझे? चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, जैसे कि ये देखिए N और S मैंने 2 पोल बनाया, तो दोनों पोल के अंदर ये चुंबकीय रेखाएं गुजरती है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र का होना अति आवश्यक है, तभी इसके अंदर ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसके अंदर कंडक्टर को स्थापित करने पर और इसको किसी बाह्य माध्यम से रोटेट कराने पर ईएमएफ उत्पन्न होगा और ईएमएफ के माध्यम से इसी कंडक्टर के अंदर धारा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। दूसरे नंबर पर हमको क्या आवश्यक है, इसमें चालक का होना, किसी भी चालक पदार्थ का होना अति आवश्यक है। बिना चालक के यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका भेदन होगा ही नहीं। जब तक उसका छेदन नहीं होगा या फिर भेदन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी ही नहीं। और बिना विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति के यहाँ पे करंट की कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और तीसरी चीज़ क्या है हमारा, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने वाली यांत्रिक शक्ति, यानी कि तीसरी चीज़ क्या होगी हमारी, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक शक्ति इन तीनों चीज का होना अति आवश्यक है किसी भी जनरेटर के कार्य प्रणाली को शुरू करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो ईएमएफ इसमें उत्पन्न हो रहा है, यानी कि विद्युत वाहक जो बल उत्पन्न हो रहा है वह आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। स्टार देके लिख देंगे, स्टार में क्या लिखेंगे कि विद्युत शक्ति की प्राप्ति के लिए विद्युत शक्ति की प्राप्ति के लिए चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमको कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि चालक की लंबाई और चालक किस रफ्तार से गति करे ताकि हमारे ज़रूरत के अनुसार
हमारे ज़रूरत के अनुसार विद्युत वाहक बल की प्राप्ति हो सके, विद्युत वाहक बल की प्राप्ति हो सके। ठीक है, मतलब कि जनरेटर में जो फिगर हमने देखा, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के अलावा हमें किस मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न करना है तथा जो चालक रोटेट कर रहा है उसकी गति कैसी होनी चाहिए और चालक पदार्थ की लंबाई कितनी होना चाहिए, तभी हमारे मन मुताबिक वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। समझे? देखिए, जिसको हम लोग एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं, वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है आपका, ये फिगर यहाँ से मतलब ये साइड से हम लिख के दिखाते हैं आपको। वो सूत्र क्या है? E इक्वल टू B इंटू L इंटू V, जहाँ पे आपका E हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और B हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। L हो जाएगा चालक की लंबाई, और यहाँ पे V हो जाएगा चालक पदार्थ की गति, यानी चालक का वेग। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी जनरेटर का ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने विद्युत जनित्र के बारे में, उसके किस नियम पर कार्य करता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में जान लिए। तो आगे हम लोग विद्युत जनित्र के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत जनित्र को उसकी उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है आपका एसी या फिर पहला है आपका डीसी जनरेटर और दूसरा है आपका एसी जनरेटर। मुख्यतः इन दो जनरेटरों के भाग और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ाएंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, वह कितने प्रकार के होते हैं या फिर उसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।